मतलब बहुत सारे लोगों के मन में मिथ्या धारणा है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ केवल छोटी बीमारियों में ही काम करती है, बड़ी बीमारियों में ये इतना अच्छा इफेक्ट दिखा नहीं पाती। छोटी बड़ी बीमारियां क्या होती हैं? अगर 20 साल से किसी को नज़ला खांसी जुकाम है, मैं उसको बोल दूँ छोटी है, चल कॉफ कोल्ड है, ऐसे बोलूँ? नहीं, वो बड़ी नहीं है मेरे लिए। एलोपैथी कंप्लीट नहीं है, आयुर्वेदा कंप्लीट नहीं है, होम्योपैथी कंप्लीट नहीं है, कोई साइंस कंप्लीट नहीं है, बट टुगेदर दीज साइंसेस कैन बी कंप्लीट। आपको क्या लगता है डॉक्टर तानिया कि होम्योपैथिक दवाइयों की सबसे बड़ी ताकत क्या है जो आयुर्वेद या एलोपैथ से इसको अलग बनाती है? द पावर ऑफ होम्योपैथी रेमेडीज बीइंग सेफ। होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होते। मेरे पास अभी कंप्लेन आई कि हमारी बच्ची अभी 2nd क्लास में है और उसको पीरियड स्टार्ट हो गए। 2nd क्लास में? हाँ जी, मतलब 8 या 9 साल की थी और पीरियड स्टार्ट हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के भी बीमारियों का इलाज संभव है? होम्योपैथिक के इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है, जहां प्रकृति के सिद्धांतों से स्वास्थ्य को पुनर्जीवित किया जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, तो आज मैं कैसी बातें कर रहा हूं। दरअसल आज के हमारे इस पॉडकास्ट में इस देश की मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर तानिया, जिन्होंने अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ना जाने कितने लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने में सहायता की। डॉक्टर तानिया अपने सिंपल बट इफेक्टिव व्यू के लिए जानी जाती है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसे होम्योपैथिक हमारे शरीर और मन को संतुलित कर सकती है। होम्योपैथिक दवाइयों और होम्योपैथी से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं, उन सब के जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर तानिया, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत धीमी गति से काम करती है। आपको क्या लगता है, ठीक है ये बात? आपका पहला सवाल ही बड़ा भारी सवाल है ऐसे। होम्योपैथी जब आप बात करते हैं कि धीमी स्पीड से काम करती है या जल्दी रिजल्ट नहीं देती, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं डॉक्टर रॉबिन? हम किससे ये साइंस कंपेयर कर रहे हैं टू से दैट द अदर इज फास्टर एंड दिस इज नॉट? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल। अभी आप देखो, अगर मैं बोलती हूँ आयुर्वेदा स्लो है, होम्योपैथी स्लो है, कंपेयर कर रही हूँ मैं एलोपैथी से ना। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ दैट आप जिस तरीके से कंपेयर कर रहे हो, ट्रीटमेंट ही अलग है। आप एक ट्रीटमेंट दे रहे हो जो है एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, आप सारे बैक्टीरिया को बॉडी में मार रहे हो, अच्छे या बुरे, आपको पता है इट्स गोइंग टू वर्क। वर्ल्ड का बिगेस्ट एंटीबायोटिक आपको भी पता है पेनिसिलिन है। जितना एंटीबायोटिक लोगों ने कोविड के टाइम पे खाया था, उसके बाद कभी भी लोगों ने उतना एंटीबायोटिक नहीं खाया, क्योंकि उनको रिएक्शंस दिख गए थे। इतना खाने के बाद इम्यूनिटी नीचे हो गई थी। तो जब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी उस गति से काम नहीं कर रही जितनी एलोपैथी कर रही है, ये फिर भी ठीक सेंटेंस है। ये बोलना कि होम्योपैथी फास्टर नहीं है या स्लोअर है, ये गलत है, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू साइंसेस, टू मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट जो बिल्कुल अलग है। ओके। आप देखो, अब मैं आयुर्वेदा की बात आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, बट होम्योपैथी में मैं एक चीज बोलूंगी। होम्योपैथी में हमारा काम होता है दवाइयां देके इम्यून सिस्टम को रीएक्टिवेट करना, जो टूट गया है या जो कहीं ना कहीं रीअरेंज होना है बॉडी में, राइट? और यहाँ पे एलोपैथी का काम है, जब वो मेडिसिन देती है, एलियोपैथी वर्क्स ऑन द ऑपोजिट सिम्टम्स, राइट? सो व्हाट इट डज इज, जैसे आप एलोपैथी दवाइयां लेते हो, कहता है चलो सारे सिस्टम को वॉश आउट करते हैं, एंटीबायोटिक से सारे सिस्टम को, सारे बैक्टीरिया को निकाल देते हैं। ओके। दैट इज वाई आपको लगता है कि वो फास्ट काम कर रही है, बट एक्चुअली इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। आई वुड रादर से दैट इन सम केसेस ऑफ एलोपैथी इट्स ऑल्सो माइल्ड सप्रेशन, बिकॉज आप तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहे ना। होम्योपैथी में हम एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को। अब जब हम बात करते हैं स्लो काम करता है, 5 फ्लावर रेमेडी मैंने दी है, मिनटों में काम कर रही है, 5 मिनट में मेरे पास रिजल्ट्स हैं। 5 मिनट में रेमेडी काम कर रही है। हाँ, प्रॉब्लम में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, ट्रैवल सिकनेस में, पैल्पिटेशंस में, घबराहट में, सब में। मैंने फीवर में, मेरे क्लिनिक में पेशेंट आया था, कांपना शुरू कर दिया, जैसे ही क्लिनिक में आया उसकी कांपना शुरू कर दिया। मैंने इमीडिएटली वहाँ उस टाइम चल रहा था ब्रेक बोन फीवर, और उसको टूट भी रहा था, शरीर एकदम हाई जा रहा था और बिल्कुल कांप रही थी। मैंने इमीडिएटली यूपोटोरियम पर्फ दी, यूपोटोरियम परफोलिएटम, ये होम्योपैथी में एक ड्रग है। हमने 30 में दी होगी, और साथ में मैंने 5 फ्लावर रेमेडी दी। दोनों काम कर रही, बिकॉज 5 फ्लावर रेमेडी पैल्पिटेशंस को ठीक करती है, और दूसरी ये जो है यूपोटोरियम पर्फ आपके फीवर को नीचे लाती है, ब्रेक बोन फीवर कम करती है। फीवर कम हुआ उसका, और मेरे को पता था उसको हरारत चढ़ रही है, फीवर आएगा, तो ये तो 10 मिनट में ठीक हो गया, उसकी कांपना बंद हो गया, तो ये तो फास्ट हुई। फिर डायरिया, डायरिया स्लो तो नहीं होती, डायरिया तो आ गया राइट?
मैंने 3-3 घंटे में 4-4 घंटे में डायरिया कम किया हुआ है। गैस जो हमें पता है कभी भी आ जाती है, किसी को भी आ जाती है, वो मैंने ठीक किया हुआ है 1-1 घंटे में। तो अब हम बोलेंगे कि स्लो है, फास्ट है, डिपेंड्स ऑन द बॉडी फर्स्ट, कि बॉडी की कंडीशन क्या है। अगर सालों से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और मैं और आप आज आयुर्वेदा या होम्योपैथी दवाई देते हैं, आपको लगता है एक दिन में काम करेगी? नहीं। सिवियर अब्यूज ऑफ मेडिसिन, पेन किलर्स के साथ जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इंसान आता है, उसकी बॉडी डेबिलिटेटेड होती है। तो फर्स्ट पॉइंट होती है कि बॉडी की कंडीशन क्या है, वो इम्यून सिस्टम एक्टिव है, नहीं है, क्या पावर है बॉडी में टू गेट बेटर। सेकेंड, आई पर्सनली फील जो मैटर करता है फास्ट या स्लो में, आप जो रेमेडी देते हो। तो अगर आप एज अ होम्योपैथ, आयुर्वेद जो भी रेमेडी देते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस तरीके से दे रहे हो, वो भी मैटर करता है। तीसरी चीज मैं बोलूंगी, होम्योपैथी में फास्ट या स्लो नहीं होता, इट इज अबाउट रीएक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम। आज मैं और आप दोनों हैं, हो सकता है कि मेरा इम्यून सिस्टम आपसे वीक हो, राइट? हो सकता है आपका मुझसे ज्यादा वीक हो, बट द होल पॉइंट इज हमें अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखना है, जिससे होम्योपैथी भी लगेगी। इम्यून सिस्टम में रीएक्टिवेट करने में होम्योपैथी काम करती है। बिल्कुल। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर साहब। दरअसल आपके पास या हमारे पास जो पेशेंट आते हैं होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के लिए, जो भी पेशेंट आते हैं, अधिकतर ऐसे पेशेंट्स ही आते हैं जो एलोपैथ बहुत सालों से, बहुत लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। मतलब जब पानी सर के ऊपर चला जाता है ना, तब वो आते हैं, और फिर वहाँ पर कंपेयर तब आप ऐसे करेंगे तो ये पूरे तरीके से मुझे भी सही नहीं लगता। पर बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेन होती है। एक और कंप्लेन होम्योपैथ को ही लेके कि ये प्लेसिबो है। खासतौर पे बहुत सारे एलोपैथ डॉक्टर इस चीज़ को कहते हैं कि ये केवल प्लेसिबो है, आप इसे खाओ ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ना, या पड़ेगा भी तो केवल आपके माइंड की वजह से पड़ रहा है। तो क्या आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, सच है ये बात? सर पहले तो हम ये जान लेते हैं, आज अगर आप इंटरनेट पे, मीडिया पर, किसी भी चैनल पर, सर्च इंजन पर अगर आप एक चीज डालते हैं, डॉक्टर रॉबिन इज अ गुड डॉक्टर, डॉक्टर रॉबिन इज अ बैड डॉक्टर, या मिलेट्स अच्छे हैं, मिलेट्स बुरे हैं, आपको दोनों पक्ष के लोग मिलेंगे। बिल्कुल। आपको कभी भी एक पक्ष का इंसान नहीं मिलेगा। आपको ये भी मिलेगा जो बोलेगा होम्योपैथी काम कर रही है, दूसरा बोलेगा होम्योपैथी काम नहीं कर। बिल्कुल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट टुडे द इंटरनेट इज वास्ट। आपको जो बिलीव करना है आप वो बिलीव करोगे। आप सोशल मीडिया पे देखो, मैं और आप दोनों सोशल मीडिया पे हैं, राइट? हम सोशल मीडिया पे कितने ऐसे लोग देख रहे हैं जो नॉन प्रोफेशनल हैं, जिनके पास डिग्रीज नहीं है, जो एडवाइस दे रहे हैं इंटरनेट पे। अब आप मुझे बताओ उसमें से मैं क्या बिलीव करूं और क्या नहीं है, तो मेरे ऊपर निर्भर करता है ना। नहीं सर, तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है दैट टुडे व्हाट यू चूज टू बिलीव इन डिपेंड्स ऑन यू। अब आप टाइप करो होम्योपैथी रिजल्ट इन पीसीओडी, रिजल्ट सामने आएंगे, रिसर्च पेपर्स आएंगे। और अगर आप टाइप करो होम्योपैथी प्लेसिबो इन पीसीओडी, उसके भी रिजल्ट आएंगे। द सर्च इंजन विल गिव यू ऑलवेज टू पर्सपेक्टिव्स, सो विल द मीडिया। बिल्कुल। राइट? हाँ। एब्सोल्युटली। देखो प्रॉब्लम ये है सर कि इतने टाइम से एक बंदे ने बोल दिया प्लेसिबो है, 2 बंदे ने बोल दिया, 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है होम्योपैथी की। आप मुझे कह रहे हो कि प्लेसिबो पे कोई 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बना सकता है? मैं चैलेंज करके कहती हूँ, पियो मदर टिंचर लेकर आते हैं, बेलाडोना का मदर टिंचर, आप पियो। जिसको लग रहा है ना कि ये प्लेसिबो है, पियो, वेरी गुड, 30 पियो, 100 पियो, सारी पोटेंसीज पियो, और देखो आपकी बॉडी में क्या रिएक्शन होगा। अगर प्लेसिबो होगा तो काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल। 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है आज होम्योपैथी की। इनफैक्ट देयर आर वेरियस न्यूज आर्टिकल्स जहाँ पे लिखा गया है 72% अर्बन पॉपुलेशन इज नाउ प्रेफरिंग होम्योपैथी। आप होम्योपैथी डॉक्टर्स का चलन देख लो आज। बिल्कुल। आज हर डॉक्टर इंस्टाग्राम पे है, और आई कमेंड देम एज डॉक्टर्स। सो आई पर्सनली फील अगर प्लेसिबो होती तो इंडिया में इतना बड़ा ग्रोथ लेती कि आयुष उसको रिकग्नाइज करता। आयुष की रिकग्नाइज करने के बाद WHO से रिकग्नाइज करता एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव थेरेपी। 1000 करोड़ की सिर्फ इंडिया में इंडस्ट्री है, मैं तो बाहर की भी बात ही नहीं कर रही, और बाहर भी होम्योपैथी चलती है। जहां से आप ये न्यूज़लेटर पढ़ रहे हैं कि प्लेसिबो है नहीं है, वो उनके कंट्री के रेगुलेशंस और रूल्स हैं। टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर कंट्री में अपना एक चलन होता है। हमारी कंट्री का बेस्ट बात क्या है? डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री में ऐसी कोई साइंस जो रोकी गई हो, योगा को प्रो करने का प्लेटफॉर्म दिया गया, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, सबको एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म मिला है। अगर हम बाहर सबको बोल देंगे कि आप तो जी प्लेसिबो हो, आप तो खत्म ही करो, तो ग्रोथ प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा? बिल्कुल। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, पर एक पेशेंट आया था, उसके बेटे को माइल्ड ADHD और ऑटिज्म था, एंड उन्होंने B22 ली थी, तो वो उनको असर लगा, तो देख के वो आ गए।
अब उन्होंने बोला दैट हम बाहर थे, यूएस में थे और यूएस में से डायग्नोसिस हुआ। तो मैंने कहा यूएस में आके आप यहाँ क्यों आए इंडिया में? आपको तो वहाँ फैसिलिटीज मिलती है ना, कितनी बच्चों को संभलने के लिए उनके स्पेशल एजुकेशन टीचर मिलता है। यहाँ इतना नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए, स्पेशली ऑटिज्म और एडीएचडी बच्चों के लिए। उन्हें पता है क्या बोला? हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में सारी पैथीज अवेलेबल है, वहाँ नहीं है। दूसरा, वहां पर स्पेशल एजुकेशन टीचर भी एक लिमिट तक ही बता पाएगा। यहाँ पर मैं स्पीच ट्रेनिंग के साथ बच्चे को खुला सकती हूँ, बुलवा सकती हूँ। यहाँ पर इंडियन पेरेंट्स का क्या होता है, 100 लोग आसपास होते हैं, कोई ना कोई तो ध्यान देगा ही ना। बिल्कुल। बच्चा क्या कर रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। कहते हैं हम इसलिए वापस आए कि बच्चे को ठीक करें, कहते हैं उसके बाद सोचेंगे बाहर जाने का। दिस इज द बिलीफ दैट पीपल हैव इन इंडियन मेडिकल सिस्टम्स। सर जितने पेशेंट हम देखते हैं ना इंडिया में, एलोपैथी देखते हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स कितने पेशेंट देखते हैं, थक जाते हैं, फिर भी गिव अप नहीं करते। आप देखो आज टुडे वी हैव एलोपैथी हॉस्पिटल आल्सो इन पैक्सन, एंड टुडे कल ही मैं आज सुबह बात करी थी एंड माय टीम सेड मैम हॉस्पिटल फुल है, हमारे पास जगह नहीं। आई सेड वी हैव टू ओपन मोर एंड मोर एवेन्यूज फॉर पेशेंट्स टू गेट एडमिशन इन द हॉस्पिटल and to get better. So I'm just trying to say India is today a hub of medical facilities और हम अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या प्लेसिबो है क्या नहीं। मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ एंड मैं क्लियरली बोलती हूँ, लोग बोलते हैं प्लेसिबो भी है, एक साइड आता है बोलते हैं प्लेसिबो, एक साइड बोलते हैं स्टीरॉइड्स है। मैंने कहा जाओ जाके टेस्ट करो, मैंने कहा दोनों टेस्ट कर लो। प्रॉब्लम ये है होम्योपैथी में नैनो पार्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस और टर्म वी मस्ट नो ऑफ। वाई? नैनो पार्टिकल का मतलब है कि ये अवोगाड्रो कांस्टेंट से भी काफी ऊपर है, तो हम इसको नॉर्मल डिवाइसेस से देख नहीं सकते। तो कई ऐसी रिसर्चेस हुई जहां पता लगा कि अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन पानी में डालते हो और उसका आकार माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर चेक करते हो, हर मेडिसिन का अलग है। अगर प्लेसिबो होता तो सबका सेम थोड़ी होता। बिल्कुल। यहाँ मैं दरअसल एक आयुर्वेदा का प्रोस्पेक्टिव और ऐड करना चाहूँगा। आयुर्वेद में भी भस्मीकरण किया जाता है धातुओं का, जिसमें भस्म बनाई जाती है, रस औषधियाँ तैयार की जाती हैं। तो वहाँ भी यही सेम कॉन्सेप्ट है कि नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दो, जिससे ज़्यादा तेज़ी के साथ वो रिजल्ट दिखा पाती है। और एक आयुर्वेद में एक और चीज़ है जिसको प्रभाव कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको भी कई बार भी ये ऐसा महसूस होता होगा कि ना किसी के पास बैठने पर कुछ अच्छी वाइब आती है और कुछ में बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, तो वही प्रभाव होता है। कुछ चीज़ें प्रभाव से अपना असर दिखाती हैं। और एक चीज़ प्लेसिबो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर प्लेसिबो होती, मैं खुद नहीं मानता हूँ कि होम्योपैथ प्लेसिबो है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है। अगर प्लेसिबो होती तो बच्चों के ऊपर कैसे इफेक्ट देती? बच्चों को थोड़ी ये पता है कि अब मान लीजिए कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है तो वो प्लेसिबो के बारे में कैसे जानता होगा, या जानवरों के ऊपर कैसे इफेक्ट डालती। जानवरों पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है होम्योपैथिक दवाइयों का। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत सारे डॉक्टर्स से होम्योपैथिक डॉक्टर्स खास तौर पे यूज़ करते हैं। तो प्लेसिबो वाली बात तो मुझे भी थोड़ा सा सही नहीं लगती है। पता है एक बस अच्छी वाली बात बताऊँ, सच्ची बात ये, कल एक पेशेंट आई हिसार से, उसका हिसार से दिल्ली आती है वो सिर्फ मिलने के लिए और दवाई लेने के लिए, ठीक है बिल्कुल। वो पेशेंट आई कल क्लिनिक में, वो पेशेंट कहती है मैम मेरे को किसी एलोपैथी डॉक्टर ने बोला होम्योपैथी दवाइयाँ ना बॉडी से कैल्शियम खींचती हैं। मेरा दिमाग घूम गया, पहले स्टीरॉयड खाती हैं, फिर कैल्शियम खींचती हैं, फिर प्लेसिबो होती है। तो मुझे एक बात बताएं आप, या होम्योपैथी के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म है या किसी के अगेंस्ट है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। बिल्कुल। और अन्य टाइम्स आई फील लाइक सिर्फ वही लोग ये प्रचार करते हैं, इन थॉट्स का प्रचार करते हैं कि प्लेसिबो है, स्टीरॉयड है, कैल्शियम खींचती है, जो अपनी साइंस के बारे में इनसिक्योर होते हैं या अपनी एबिलिटीज के बारे में इनसिक्योर होते हैं। बिल्कुल। आई मीन आज सुबह ना एक मैसेज आया, आप तो मीडिया पे हैं, आपको पता है यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो उन्होंने बोला देखो यहाँ सोशल मीडिया पे एक होम्योपैथी के खिलाफ किसी ने नेगेटिव बोला, आपको यहाँ पे इसको रिपोर्ट करना चाहिए, आपको उसे पब्लिकली शेम करना चाहिए। मैंने उससे बोला मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ तो यही है कि मैं अपना कर्मा कंट्रोल कर सकती हूँ, किसी और का कर्मा नहीं कंट्रोल कर सकती ना। तो मैं यहाँ अपना कर्मा देखूं कि मुझे क्या करना है आगे, किसी के बोलने से ना बोलने से थोड़ी मैं रुकूंगी, और रुकना भी नहीं चाहिए किसी को। ऊपर जाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए, ना कि दूसरों को दबा के ऊपर जाना चाहिए। तो उनका जो काम है वो करते रहे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर तानिया, मुझे ये और बताइए कि क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ, एक और ये मिसकॉन्सेप्शन, मतलब बहुत सारे लोगों के मन में मिथ्या धारणा है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ केवल छोटी बीमारियों में ही काम करती है, बड़ी बीमारियों में ये इतना अच्छा इफेक्ट दिखा नहीं पाती।
सच झूठ? छोटी बड़ी बीमारियां क्या होती हैं? सो अगर 20 साल से किसी को नज़ला खांसी जुकाम है, मैं उसको बोल दूं छोटी है, चल कॉफ कोल्ड है, ऐसे बोलूं? नहीं, वो बड़ी नहीं है मेरे लिए। बड़ी तो है ना सर। जिसकी सोच में उसके लिए तो बहुत बड़ी है। हम छोटी बड़ी कौन से पर्सपेक्टिव से बोलते हैं? एक्चुअली सर हम इंसान हैं, हमें इंसानों को ये नहीं पता लग जाता कि वो बोलते क्या है। छोटी बड़ी का मतलब क्या होता है हमें ये नहीं समझ में आता। 20 साल से किसी को नज़ला है, जुकाम है, वो ऑपरेशन करा चुका है, फिर भी दुखी है, मैं उसकी बीमारी छोटी बोल दूं और वो ठीक हो रहा है होम्योपैथी से, फिर मैं उसको बोल दूं मैंने छोटी बीमारी ठीक करी 20 साल पुरानी? नहीं बोल सकते ना। साथ ही में रूमेटॉइड आर्थराइटिस छोटी बीमारी नहीं है, इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। सोराइसिस छोटी बीमारी नहीं है, इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। देखो मैं ये मानती हूँ कि कोई साइंस कंप्लीट नहीं है, एलोपैथी कंप्लीट नहीं है, आयुर्वेदा कंप्लीट नहीं है, होम्योपैथी कंप्लीट नहीं है, कोई साइंस कंप्लीट नहीं है, बट टुगेदर दीज साइंसेस कैन बी कंप्लीट। बिल्कुल। यही चीज को लेके मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवाइयों के साथ कंज्यूम की जा सकती, ली जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट जो हमारे पास पेशेंट आते हैं आपके हमारे पास, वो एलोपैथी अब्यूज कर कर ही आते हैं। बट मैं एक चीज बोलूंगी, अगर डायबिटीज का पेशेंट है और मैं इमीडिएटली बोलूँ कि नहीं अब मैं होम्योपैथी चलाऊंगी, आपकी एलोपैथी बंद, दैट विल बी द वर्स्ट मिस्टेक एवर। आपको धीरे धीरे टेपर ऑफ करना पड़ता है। ब्लेस्ड आर दोज पेशेंट्स जिन्होंने शायद दूसरी पैथी नहीं शुरू कर रखी। किसी ने शुरू कर रखी है तो उसके बॉडी को आदत है, वो आदी है एक चीज का, तो मुझे लाइफस्टाइल चेंजेस बोलने पड़ते हैं, मुझे मेडिसिन की डोज बढ़ानी पड़ती है, मुझे बोलना पड़ता है कभी बार फ्लक्चुएट होएगा, डरना मत, बहुत टाइम लगता है टू वीन ऑफ द डोज। बट मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप एक पैथी कर रहे हो ना तो उसको अच्छे से करो। मैं ये जरूर बोलती हूँ कि अगर आप चलो एलोपैथी छोड़ दी, अब आपको आयुर्वेदा होम्योपैथी करनी है, एक पैथी करो बट अच्छे से करो। क्यों? हमें नहीं पता कि आपने क्या दवाइयाँ दी है, अगर आपने दी भी हो मुझे नहीं पता वो लिवर पे कितनी स्ट्रांग है नहीं है क्या है। मेरा सिंगल एडवाइस ये है, अगर आप एक पैथी ले रहे हो उसको अच्छे से करो, फ्लक्चुएट मत करो। सर ये होता है डॉक्टर हॉपिंग, आज मैं आयुर्वेद से ठीक नहीं हुआ चलो होम्योपैथी को दे जाओ, होम्योपैथी ठीक नहीं हुआ चलो एलोपैथी को, फिर दूंगा मैं गाली तीनों को, उसका फायदा नहीं है ना। मेरा पर्सनल मानना ये, एक के साथ चलो, धैर्य के साथ चलो और विश्वास के साथ चलो। योर फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ये तो फैक्ट है। और मैंने ये नहीं बोला कि आप नहीं खा सकते, बट मैं कह रही हूँ बी माइंडफुल। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, जो पेशेंट आते हैं मेरे पास जो एलोपैथी आयुर्वेदा खा रहे होते हैं, मैं डोज पूछ लेती हूँ क्या है क्या नहीं और डोज कम करा देती हूँ, उसके बाद मैं अपना ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ, क्योंकि एक बॉडी कितनी ट्रीटमेंट ले लेगी। बिल्कुल भी। आपको क्या लगता है डॉक्टर तानिया कि होम्योपैथिक दवाइयों की सबसे बड़ी ताकत क्या है जो आयुर्वेद या एलोपैथ से इसको अलग बनाती है? द पावर ऑफ होम्योपैथी रेमेडीज बीइंग सेफ। होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होते, होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होते, तो इसका सबसे बड़ा एसेट ये है कि कहीं ना कहीं बिकॉज साइड इफेक्ट नहीं होते, ये साइंसेस से ऊपर चली जाती है। आप खुद देखो ना, बच्चों को बीमार पड़ती है, चलो होम्योपैथी दे देते हैं, साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चा गिर जाता है, आर्निका दे दो, हील हो जाएगा। इसका समहाउ सबसे बड़ा एसेट ही ये है कि ये एक पोटेंटाइज्ड मेडिसिन है। आपने देखा होगा पोटेंटाइजेशन के बारे में, आपको भी पता है कि हम रॉ फॉर्म में कुछ नहीं देते, मदर टिंचर्स बनती हैं बट हम मदर टिंचर यूजुअली प्रिस्क्राइब नहीं करते, ऐसे कई डॉक्टर हैं जो करते हैं बट हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते। हम मीठी गोलियों में दे देते हैं, डाइल्यूशंस में दे देते हैं, ड्रॉप्स टैबलेट्स के फॉर्म में दे देते हैं, बट हम यूजुअली रॉ फॉर्म में नहीं देते। उससे क्या होता है कि बॉडी में साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस या अदर इफेक्ट्स, अनवांटेड इफेक्ट्स आने के चांसेस कम होते हैं। पर अगर आप हल्दी भी ज्यादा ले लो ना तो आपको बर्निंग शुरू हो जाएगी और पेट में जलन शुरू हो जाएगी, क्योंकि हल्दी गर्म होती है। दालचीनी ले लो, गर्म होती है। सिमिलरली अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक आप ज्यादा बोलेंगे, बट होम्योपैथी चलो आप कोई भी दवाई ज्यादा ले लो ना, अति से ज्यादा, जब अति हो जाए, जब नॉर्मल से ज्यादा ले लो तो साइड इफेक्ट नहीं, उसको हम बोलते हैं होम्योपैथी में मेडिसिनल एग्रीवेशन। आपने ज्यादा अपनी बॉडी को मेडिसिन दे दी है, मेडिसिन एग्रीवेशन शुरू हो गया और वो अपने आप कम हो जाएगा जैसे आप मेडिसिन रोक दोगे। ओके। उसमें कोई सर प्रॉब्लम ये है दैट ओवर कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर मैं बोल रही हूँ इतनी ज्यादा आप आयुर्वेदा भी ले रहे हो, इतनी ज्यादा आप होम्योपैथी भी ले रहे हो, इट्स नॉट गुड। So what I would rather say is homeopathy doesn't have side effects, which I've clearly said, which is its biggest asset. But homeopathy at the same point of time, अगर आप ज्यादा ले लो, ज्यादा क्वांटिटी में, महीनों के लिए, 6 महीने के लिए आप मेडिसिन ले जा रहे हो विदाउट एनी ब्रेक, जहाँ पे आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हो, कोई डॉक्टर नहीं है देखने के लिए, कोई डॉक्टर रिड्यूस करने के लिए डोज नहीं है,
तो ये तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब हाई पोटेंसी में आप उसको सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सर सेल्फ मेडिकेशन गलत नहीं है, बट सेल्फ मेडिकेशन एक पढ़ा लिखा इंसान ही करे जिसको पता है कि उसको कैसे क्या देना है। मैं आपको बताती हूँ, होम्योपैथी इंडस्ट्री की जहां तक बात करते हैं, होम्योपैथी इंडस्ट्री दो पहलू पे चलती है। एक होम्योपैथी लवर्स से जो आते हैं दुकान में अपने आप पढ़ के दवाइयां लेके जाते हैं, और सर के 20-30 लोग नहीं है, ये लाखों लोग हैं जो सालों से लेकर जा रहे हैं। उनको डॉक्टरों की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं। पढ़े लिखे क्यों होते हैं? वो आते हैं, देखते हैं ये दवाई ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, अपने आप पढ़ते हैं और अपने आप यूज करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमारी B22 B33 इस कैटेगरी में आ जाती है। वैक्सीन की B22 ड्रॉप्स आती हैं, B33 ड्रॉप्स आती हैं, जो इस कैटेगरी में आती है, क्योंकि लोग अपने आप लेके ठीक हो जाते हैं। उनको पता है वो 2-3 डोज देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। सो ये सेल्फ मेडिकेशन हो गई, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। पर अगर वही इंसान वही मेडिसिन महीनों महीनों चला रहा है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी एक्नॉलेजमेंट, वो गलत है ना। वो तो फिर डेफिनेटली आपको देगी मेडिसिनल एग्रीवेशन। पर एक दूसरा साइड है होम्योपैथी का, जो फिजिशियंस के थ्रू आता है। आई एम अ होम्योपैथी फिजिशियन, अ डॉक्टर, राइट। मेरे जैसे अन्य और हैं इंडिया में जो सक्सीड कर रहे हैं। अब बात आ जाती है आप डॉक्टर्स की। साइंस सिर्फ डॉक्टर द्वारा नहीं चलती। आयुर्वेदा में क्या साइंस सिर्फ आपके थ्रू चलती है? नहीं, ये आयुर्वेदा लवर्स के थ्रू भी चलती है, जो अन्य हैं दुनिया में। सेम होम्योपैथी का हाल है। सिर्फ डॉक्टर द्वारा साइंस नहीं चल सकती। मैं और आप 100 पेशेंट देख लेंगे एक दिन में, उससे ऊपर तो नहीं देख सकते ना। उससे ऊपर देखेंगे फिर तो हम पेज बिल्कुल स्क्रिबल कर रहे होंगे, टाइम ही नहीं दे पाएंगे, राइट? बिल्कुल, पेशेंट को टाइम। एग्जैक्टली। सो द होल पॉइंट इज साइंस डॉक्टर से ऊपर है। साइंस की रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई सेल्फ मेडिकेट कर रहा है, जिससे बी माइंडफुल ऑफ योर डोजेस। आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ लो, कहीं पे पूछ लो कैसे क्या लेना है, हम आपको गाइड कर देंगे। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप ओवर मेडिकेट ना करें। आपको सेल्फ मेडिकेट करना है आप करें, पर पढ़ लिख के करें। साथ ही में अगर आप डॉक्टर द्वारा जाएंगे, प्लीज नोट दिस इज अ वेरी सेफ मीडियम। हमारी पूरी कंट्री में ऐसे अन्य होम्योपैथी डॉक्टर हैं जो आपको गली गली में दिख जाएंगे, और ये डॉक्टर्स कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होते हैं। आपको ये बताते हैं कि आपकी डोज कब कम ज्यादा करनी है। आपको इनफैक्ट ये भी बताएंगे कि आधी चीजें, आपकी आधी बीमारियां मेडिसिन से ठीक नहीं होती, लाइफस्टाइल से ठीक होती हैं। तो डॉक्टर्स का एसेट ये होता है। लाइफस्टाइल की बात की तो क्या अगर मान लीजिए कोई पीसीओडी का पेशेंट आया, तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए? सबसे पहले आप दवाइयाँ तो आपने जो दी उसके बारे में मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, पर लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव लेकर आनी चाहिए? पीसीओडी में मैं सच्ची बता रही हूँ, दिस विल कम इन फीमेल्स हु आर लीडिंग अ वेरी सेडेंटरी लाइफ। माने ये ऐसी और उन लड़कियों में होता है जो एक्सरसाइज नहीं कर पाती, फिजिकली एक्टिव नहीं हो पाती, खेल नहीं पाती, वॉक नहीं कर पाती, यहाँ उनका वेट गेन हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं, जो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, जो आपके बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रोसेस्ड फूड्स कम कराती हूँ। सबसे पहले माय फर्स्ट गोल इज, अगर पीसीओडी पेशेंट को ठीक करना है, डेयरी बंद करो। डेयरी में हार्मोन्स होते हैं, हम सबको पता है। बिल्कुल। हर मिल्क, जब गाय दूध दे रही है तो उसमें हार्मोन्स होंगे ना, तभी अपने बच्चे को दे रही है वो दूध, राइट? सेम हाल है। पहले मैं डेयरी बंद कराती हूँ, फिर मैं प्रोसेस्ड फूड बंद कराती हूँ। ब्रेड बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाई कार्ब्स तो बिल्कुल खत्म। गेहूं बिल्कुल नहीं। गेहूं, व्हीट इज ग्लूटेन, तो मुझे ग्लूटेन देना ही नहीं है। मैं उनको बिल्कुल सात्विक और बोलती हूँ आपको 2 बार ही फल खाने हैं दिन में, आपको 1 बार ही सूप सैलेड लेना है। अब आप डिसाइड करो आपको कैसे करना है। जब ये वो लेते हैं ना, सात्विक फूड में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज से कहीं ना कहीं उनका वेट रिड्यूस भी होता है। पपाया, एप्पल्स, इन सब में वो चीजें होती हैं जो इनके पीसीओडी को ठीक कर देती हैं। ये मैंने देखा है। सेकेंड थिंग, मैं उनको लास्ट थिंग मैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए बोलती हूँ। फिर मैं उन्हें ऑफकोर्स होम्योपैथी मेडिसिन भी दे रही होती हूँ। पीसीओडी पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं अगर वो अपने डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें। आप होम्योपैथी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट के लिए ले लो, पर डाइट और एक्सरसाइज इज द मेन थिंग। और लोग पता है बोलते हैं मैं पे को पीसीओडी है, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला वेट कम करो। कितने रूड है डॉक्टर। आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, यहाँ पे रूडनेस की बात नहीं है और यहाँ पे इम्पोलाइट होने की बात नहीं है। यहाँ पे ये बात है कि आपका वेट गेन होने की वजह से आपकी बॉडी के हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन आ रहा है। इमेच्योर सिस का मतलब है एंड्रोजन प्रोडक्शन। एंड्रोजन मतलब आपके जो मेल हार्मोन्स है बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन, वो बढ़ रहा है। इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सो एनी डे एक्सरसाइज इज की, इट्स की। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहूँगा। प्लीज करिए। आज मेरे पास
आज मेरी एक कंसल्टेशन थी सुबह सुबह। एक फीमेल एथलीट थी, वेट बिल्कुल कंट्रोल में, वो पीसीओडी की कंडीशन से जूझ रही है। सर तो हाँ ऐसे में, और वो ऑलरेडी सात्विक डाइट पे है, बता तो लाइफस्टाइल में उसको क्या चेंजेस सर मेरी हर प्रिस्क्रिप्शन में ना एक एक चीज होती है, मेरी हर पीसीओडी प्रिस्क्रिप्शन में एक कॉमन चीज होती है विच इज अ मेंटल सिम्टम के लिए दवाई। और ये जिस तरीके से काम करती है ना पीसीओडी में, कुछ और काम नहीं करता। क्यों? ये आपने भी ये किया होगा, आज सुबह जब पेशेंट को देखा होगा, ये पेशेंट आई है, मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है, उसको स्ट्रेस है लाइफस्टाइल का, उसको सब कुछ चाहिए लाइफ में, उसको ये वो पेशेंट होएगा जो आदमियों के साथ compete करता होएगा। आप नोट करना, ये वही है ना पेशेंट। कुछ कुछ कह सकते हैं, पर ये compete नहीं, स्ट्रेस बहुत। यही है ना कि मेरे को 10-10 घंटे काम करना है, शादी ब्याह छोड़ो, बच्चे छोड़ो, मेरे को ये सब करना है, मेरे को काम करना है, मेरे को 10-10 घंटे फील्ड में रहना है, यही है ना ये। वो एक्चुअली अपनी स्किन को लेके ज़्यादा सीरियस हो रखी थी, स्किन को लेके ज़्यादा चिंता में थी कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, पीसीओडी का इशू है। तो हालांकि मैंने भी स्ट्रेस की दी थी उसको दवा, कि स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने से पेशेंट तो कभी नहीं कहेगा कि मैं स्ट्रेस में हूँ, उसको तो ये नॉर्मल लगता है, पर रहता है पेशेंट को। सर हमारा हाइपोपिट्यूटरी एक्सेस होता है, हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहां से हमारे एलएच और एफएसएच निकलते हैं। प्रॉब्लम वहाँ है हाइपोपिट्यूटरी एक्सेस में, इसलिए मैं स्ट्रेस की दवाई देती हूँ। मैं हर प्रिस्क्रिप्शन में 5 फ्लावर रेमेडी ऐड करती हूँ, सिर्फ पिल्स में, ज़्यादा ड्रॉप्स में नहीं देती, पिल्स में ऐड कर देती हूँ। मेरे केसेस तभी ठीक होते हैं जब मैं स्ट्रेस की दवाई डालती हूँ और इनके मेंटल्स पे काम करती हूँ। जब तक इनके मेंटल्स ठीक नहीं होंगे ना, ये ठीक नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रेस के दो पहलू है पीसीओडी के। एक, वेट गेन, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, आप सेम चीज कार्ब्स, हाई रिच कार्ब्स, तली हुई चीजें खाई जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है आप क्या खा रहे हो। दूसरा, स्ट्रेस। ये दोनों पहलू आके पीसीओडी बनाते हैं, हमेशा एक कभी नहीं होता, मैंने नोट किया है। बिल्कुल। अब आप कॉलेज गोइंग में देखोगे, स्कूल गोइंग में देखोगे, आप नोट करना सर, अब प्लीज मुझे नोट करके बताना, ये वो लड़कियां होती हैं जिनको टाइम नहीं मिल रहा होता है अपने लिए, ये कॉन्स्टेंटली वर्क कर रही हैं, दे कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड, कॉन्स्टेंटली डूइंग एवरीथिंग। सर आप अपनी बॉडी को क्या बोल रहे हो? आप ध्यान से सुनो, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्या कर रहे हैं हम? टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ रहा है? इमेच्योर सिस्ट आ रहे हैं आपके ओवरी में। इमेच्योर सिस्ट माने वो सिस्ट जिसमें से टेस्टोस्टेरोन बाहर निकल रहा है और वो पूरी तरह मेच्योर नहीं है, राइट? छोटे छोटे दानों जैसे आपके ओवरी में आ रहा है। सर आपकी बॉडी क्यों बनाएगी? आपकी बॉडी को क्यों बनाएगी वो? ये मैंने इसका मेंटल रीजन भी रिसर्च किया। इसका मेंटल रीजन रिसर्च करने का ये मुझे पता लगा दैट जब एक औरत स्पेशली अब इस टाइम पे आ रही है, आज की पीढ़ी बदल गई है सर। हमें, मैं अपने आप की भी एग्जांपल दे देती हूँ, हमें compete करना है एक दूसरे के साथ। हमें 27-28 में शादियां नहीं करनी, क्योंकि हमें करियर बनाना है, हमें 10-10 घंटे काम करना है, हमें बच्चे नहीं करने, हमें सब नहीं करना। तो सर अगर काम करने के लिए मुझे आपसे compete करना पड़ेगा, मुझे कौन सा हार्मोन चाहिए? टेस्टोस्टेरोन। मेरी बॉडी क्या बनाएगी उन इमेच्योर सिस्ट से? टेस्टोस्टेरोन। हमारी बॉडी वही कर रही है जो हमारी माइंड बोल रही है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये चीजें होंगी। आप कॉलेज में स्ट्रेस ले रहे हो, मुझे सबसे पास होना है, मुझे 10 घंटे पढ़ना है, मुझे 12 घंटे पढ़ना है, मुझे हिलना नहीं है, मुझे जो खाना मिल रहा है मैं खा रही हूँ, ये चीजें इफेक्ट करेंगी, पीसीओडी आएगा। मैंने देखा है कई बार हिस्ट्री भी नहीं होती और ये चीजें आती हैं, और डॉक्टर बोलते हैं, शुक्र है बोलते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज से रिवर्स हो जाएगा, शुरू कर दो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या रिकमेंड करेंगी? अगर आपके ये 5 फ्लोरा आपने रेमेडी बताई, इसी तरह कुछ और रेमेडी अगर कोई पेशेंट लेना चाहे तो क्या वो ले सकता है होम्योपैथिक दवाइयों में? सर मेरी हर प्रिस्क्रिप्शन में पिल फॉर्म में 5 फ्लावर रेमेडी आप ले सकते हो। अगर आपको उसकी पिल्स नहीं मिलती, क्योंकि हम डॉक्टर के थ्रू ही मिलती है ना सिर्फ, अगर वो नहीं मिलती तो आप 5 फ्लावर रेमेडी की 2 बूंदे रोज ले सकते हो, 2 से 3, क्योंकि ये मेंटल रेस्ट करती है। पर उसके बाद जो इसमें मैं मेडिसिन देती हूँ वो है पल्सेटिला। ये बहुत फेमस है, पल्सेटिला निग्रिकन्स बहुत फेमस है, यूजुअली बहुत अच्छा काम आती है लेट डिलेड मेंसेस में, बहुत अच्छा काम आती है। अशोका वो भी देती हूँ, इसमें एक सब कुछ एक में नहीं दे देती, डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स। अशोका भी काम आती है, कैलकेरिया काप भी काम आती है, सीपिया भी काम आती है। डिपेंड्स के पेशेंट कैसा है, क्या है उसके दिमाग में, क्या सिम्टम है, डिपेंड्स ऑन ऑल्सो सिम्टम्स। क्योंकि पीसीओडी में भी हर इंसान को पिंपल्स नहीं होते, हर इंसान के सिम्टम्स अलग होते हैं। बिल्कुल।
किसी का वेट गेन का प्रॉब्लम होता है तो किसी का कोई और प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ मैंने नोट करी है। बट यही 4-5 दवाइयाँ हैं। एक आती है हमारी ओवासिस ड्रॉप्स, जो डॉक्टर बख्शी ने डेवलप करी है। अपेरेंटली हम कल ही पढ़ रहे थे, वैसे तो 2 महीने हुई है लॉन्च को, ज़्यादा नहीं हुआ है। कल हम पढ़ रहे थे रिव्यूज़ डॉक्टर्स का, तो डॉक्टर्स ने बोला उसके रिजल्ट अच्छे हैं। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बट ओवासिस है ड्रॉप्स जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको पीसीओडी है। कॉम्बिनेशन है ना, सारी दवाइयाँ मिलाकर है। ओके, तो वो थोड़ा स्लो रिजल्ट दिखाएगी पर अच्छा रिजल्ट रहेगा उसका। स्लो तो सर पीसीओडी में तो हम एक दिन में तो बोल ही नहीं सकते रिजल्ट। अगर कोई सिंगल आप उसको दवा देते हैं होम्योपैथिक की, उसके मुकाबले स्लो रहता है मिक्स वाला या फिर उल्टा हिसाब है। जो ज़्यादा होता है ना मिक्स करके देते हैं। अब जैसे कॉम्बिनेशन होती है, जैसे आपको मुझे कॉम्बिनेशन अभी दिखा रहे थे एक अपना, राइट? आपको भी पता है फास्ट एक्ट करेगा कंपेयर टू सिंपल एक शतावरी देने से ना। तो वही लॉजिक होम्योपैथी में कि अगर आप ये फैक्ट है सर, कॉम्बिनेशन मेडिसिन बहुत जल्दी काम करती है। ओके। बहुत जल्दी। और ये 5 फ्लोरा है क्या? आप इतनी बार आपने रिपीट कर लिया, है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर ये ना डॉक्टर बैच थे जो यूके में थे। डॉक्टर बैच ने क्या किया यूके में, उनने देखा कि जब मैं गार्डन में जा रहा हूँ और जब मैं स्मेल कर रहा हूँ, फूलों को स्मेल करने से मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ये, उन्होंने बोला कि ये तो बड़ी अच्छी दवाई है, मेरे को तो ये लेकर आनी है और मेरे को तो टेस्ट करनी है। तो उन्होंने 38 फ्लावर रेमेडीज को बनाया, उनके एसेंस को बनाया, और वो फ्लावर्स यहाँ नहीं मिलते। वो फ्लावर सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में मिलते हैं, यूके में मिलते हैं, और ऑक्सफोर्ड में अभी भी इनका सेंटर है। इनको हम बोलते हैं फ्लावर रेमेडीज, और उससे हमने इनको होम्योपैथी रेमेडीज में कन्वर्ट किया, क्योंकि डॉक्टर बैच एक होम्योपैथ ही थे बाय द एंड ऑफ इट। फिर हमने होम्योपैथी में कन्वर्ट किया, और कहीं ना कहीं वो आज रेमेडी 5 फ्लावर रेमेडी 5 फूलों का मिश्रण है। ओके। तो वो 5 फूल जो होते हैं उसमें 4-5 फूल आते हैं, एक रॉक रोज आता है और 2-4 और फूल हैं। बट ये जो फूल है ना, ये बहुत जल्दी काम करते हैं, और सिर्फ फूलों से बेटर मेंटल सिम्टम्स के लिए कुछ नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं आपने हमें मेल फर्टिलिटी की बात कर रहे थे ना, मैंने सिर्फ पेशेंट्स को वाइट चेस्टनट, एस्पिन और 5 फ्लावर रेमेडी से मैंने मेल फर्टिलिटी ठीक करी हुई है। मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी मेल फर्टिलिटी की कोई दवाई देने की, एग्नेस कैस्टर्स और फ्लोरिक एसिड कुछ नहीं देने की जरूरत पड़ी। ओके। मैंने सिर्फ फूलों से ठीक किया, क्योंकि मुझे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कहीं ना कहीं ईडी या बाकी सारी मेल फर्टिलिटी की केसेस में आपको एंजाइटी मार्क दिखेगी सर, बहुत मार्क्ड है, बहुत मार्क्ड है। तो डॉक्टर तानिया, जैसे आपने बताया कि ये इंडिया के फ्लावर नहीं है, सारे बाहर के फूल हैं, तो क्या कुछ रिसर्च हुई है इंडिया के फ्लावर में भी कुछ होगी? कुछ तो वहाँ है, इंडिया के फ्लावर्स पे हैं। इंडिया के फूल जैसे आपका कैलेंडुला है, कैलेंडुला की तो वाहवाही कितनी है। मैरीगोल्ड, कैलेंडुला जो होता गेंदा जो आप बोलते हो, कैलेंडुला इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लांट दैट एनीबडी कैन थिंक ऑफ। एंड कैलेंडुला, आर्निका मोंटाना, दोनों बड़ी अच्छी हैं, दोनों बहुत अच्छे। ऐसे अन्य प्रकार के फूल यहाँ पर भी हैं, पैसीफ्लोरा है, बहुत है। पर मैं सच्ची बताऊं, होम्योपैथी जब डिवाइस हुई थी, अब जैसे तुलसी है, तुलसी की भी तो दवाई बनती है। ओके। ओसिमम सैंक्टम की, उसकी भी दवाई बनती है। पॉइजन नट कुचला जिसको हम नक्स ओमेगा बोलते हैं, उसकी भी बनती है। आपकी जामुन जामुन होती है ना, जब हम जामुन खाते हैं उसका बीज फेंक देते हैं, पर्पल वाला जामुन जो होता है उसको खा के बीज फेंक देते हैं, उसके बीज से दवाई बनती है साइजियम जम्बोलाइनम, जो काम आती है आपके डायबिटीज में। जी, आयुर्वेद में भी यूज करते हैं उसके लिए, है ना। तो हम ही सारे असर, हमारे सोर्सेज वही हैं। आप सिर्फ इंडिया से, मुझे नहीं पता आयुर्वेद कैसे कर रही है, बट हम लोग पूरे वर्ल्ड से लेते हैं। एंड आयुर्वेद इज इन इंडियन साइंस, हम इंडियन सारे हर्ब्स जो होते हैं उनको वर्ल्ड में लेकर आते हैं। होम्योपैथी इज अ वर्ल्डली साइंस, क्योंकि जर्मनी में उठी थी तो वहां से आई है, तो यहाँ पे सारे फूल जो वर्ल्ड में है ना वो आते हैं। मेरी आर्निका मोंटाना यहाँ से नहीं आती, वो मेक्सिको से आती है। ओके। मेरी एलोवेरा भी मेक्सिको से आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का फ्लोरा फोना में आर्निका के रिजल्ट अच्छे आते हैं। स्ट्रोपैंथस बाहर से आती है। ये सारी जो हर्ब्स है ना, ये बाहर से आती हैं कहीं कहीं, क्योंकि वर्ल्डली साइंस है ना सर। मैरीगोल्ड, साइजियम जो मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, कैलेंडुला वगैरह, ये नहीं मिलेगा ना। ठीक है डॉक्टर तानिया, एक और चीज़, फीमेल फर्टिलिटी की हम अभी बात कर रहे थे, पीसीओडी पीसीओएस के इशू के बारे में बात की, पर एक और इशू आजकल बड़ा देखने को मिल रहा है, वो ये है कि छोटे छोटे बच्चों में, मेरे पास अभी कंप्लेन आई कि
हमारी बच्ची अभी 2nd क्लास में है और उसको पीरियड स्टार्ट हो गए। 2nd क्लास में? हाँ जी, 8 या 9 साल की थी और पीरियड स्टार्ट हो गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? क्या एक बार जब स्टार्ट हो जाए तब उसके बाद कुछ है पॉसिबल, या फिर ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, आपको भी पता है कि एक बार ओव्यूलेशन शुरू हो गई, फिर उसको हम अंडू कर नहीं सकते फॉर वन रीज़न। नंबर 1, आपका नेचुरल प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन शुरू हो गया है। हम बॉडी के अगेंस्ट तो नहीं जा पाएंगे ना, बिल्कुल। मतलब नहीं कर सकते अगेंस्ट, उस टाइम नहीं जा सकते जब ओव्यूलेशन शुरू हो गई। बच्चे की बॉडी के साथ खिलवाड़ की बात है, प्रॉब्लम उससे पहले हम कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम तो आएगी सर, बिल्कुल प्रॉब्लम ये आएगी कि एस्ट्रोजन एक्सपोजर बढ़ेगा, ब्रेस्ट कैंसर केसेस बढ़ेंगे। बट सर आप एक चीज और नोट करो, बच्चों को प्यूबर्टी जल्दी आ रही है लड़कियों को, बहुत जल्दी। बट सर मेनोपॉज भी जल्दी आ रहा है। 30, 32, 35। आप दोनों पैटर्न नोट करना। अब जो पहले आता था शायद 15-16 में मेंसेस आते थे और 50 तक चलते थे, आज मेनोपॉज शुरू हो जाता है 40 में, सिम्टम्स आ जाते हैं, 45 तक पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। तो नॉर्मल मान। हाँ, नॉर्मल मान लग गए। हाँ जी, मैंने तो कई ऐसे केसेस देखे हैं पेरी मेनोपॉज के, जो 35 में पेरी मेनोपॉज हो रहा है, बिल्कुल 35-36 में। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहते हाँ हमने बहुत सारे ना एलोपैथी दवाइयाँ खाई थी लाइफ लॉन्ग, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बट हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स इतने थे, कुछ बॉडीज हैं जो नहीं ले पाती। सर एक बात हम मान लेते हैं, अर्ली प्यूबर्टी इज नॉट गुड फॉर वन रीजन, एस्ट्रोजन एक्सपोजर बढ़ेगा, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ सकता है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ेगी लड़कियों की, क्योंकि एस्ट्रोजन वापस हार्मोन, और बच्चे ना ज़्यादा चाइल्डहुड में एंजॉय नहीं कर पाते, उनमें वो इमोशनल कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो टॉयलेट जाएं, पैड संभाले, क्या करें। बिल्कुल सर इसका सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके बहुत कारण है, ये अच्छा नहीं है, पर अगर हो जाए प्लीज इसको अपने बच्चे को नेगेटिव एक्सपीरियंस करके मत बताना। पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लड़की का बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को गलती से भी, अगर वो दूसरी कक्षा में है या तीसरी कक्षा में, बोलते हैं ये क्या शुरू हो गया, जल्दी शुरू हो गया, ये गंदा है, ये ऐसा है, आप सोचो बच्चा लाइफ लॉन्ग अपने बारे में क्या सोचेगा। अब अगर शुरू हो गया है, अपने बच्चों को इनकरेज करो मैच्योर होने के लिए, बिकॉज सर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी शुरू भी हो रही है ना, तो जल्दी खत्म भी हो रही है, ये फैक्ट है। 40-50, 45 क्या 40-45 में मैं देख लेती हूँ मेनोपॉज खत्म हो जाता है आजकल। प्लस सर ये भी बात है कि अगर हम पहले की प्रिवेंशन करें तो क्या करें, बच्चों को प्लास्टिक कम से कम दो। हमारी प्लेट में भी प्लास्टिक है, हमारे फूड डिलीवरीज में भी प्लास्टिक है, जो आपको फूड आता है ना बाहर से, वो प्लास्टिक में आता है, और वो प्लास्टिक में आता है जो आप ऑर्डर करते हो, जब वो आप ऑर्डर करते हो वो प्लास्टिक आपके बच्चों के अंदर जाता है। आप जो भी कोई गर्म चीज दो, सूप दो, दाल दो, कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में मत देना, गर्म मत करना। प्लास्टिक कहीं ना कहीं बॉडी में जाता है, आपको क्या लगता है हमारे हार्मोन्स को इम्पैक्ट नहीं करता? प्लस सर आपको नहीं लगता जो आजकल बच्चों का चलन है वो बहुत अलग है? हमारे बच्चे कहते हैं ना पीढ़ी बाई पीढ़ी चेंज हो रहे हैं। आपका बच्चा, आई एम श्योर यू हैव अ चाइल्ड, वो फोन भी चलाना जानता है, वो जानता है किसको कब कॉल करना है, कैसे करना है, वो इंस्टाग्राम फेसबुक रील देखना जानता है। बच्चे यूजली जानते हैं, आजकल के बच्चों, बिकॉज माँ बाप सामने वही रख देते हैं ना, तो जानते हैं। सर उससे क्या होता है, जितना एक्सपोजर बच्चों का बढ़ रहा है उतना हार्मोन्स भी तो बढ़ रहे हैं। बच्चे क्या देख रहे हैं आजकल, ये मैटर भी तो करता है। बिल्कुल पेरेंट्स शुड बी वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड कि मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं। अगर वो कोई ऐसी चीज देखते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही अडल्टहुड के लिए अप्रोप्रिएट है बट बच्चों के लिए नहीं, तो ये गलत है। मुझे याद है सर हमारे टाइम पे तो सैटरडे को अलाउ होता था, वो भी एक नॉडी का शो आता था, उससे ऊपर मैंने कुछ नहीं देखा। छोटा भीम देख लेते थे, छुट्टा टॉम एंड जेरी देख लेते थे, मुझे ये याद है। एंड मुझे ये तक याद था कि हमें स्क्रीन नहीं दिया था, हमें हमेशा टीवी दिखाते थे, स्क्रीन फोन तो देते नहीं थे बिल्कुल, कभी भी नहीं। बट चलन बदल गया है। वो आवश्यकता भी है पर उसका कुछ मिसयूज किया जा रहा है, कुछ जरूरत से ज़्यादा उसको यूज़ किया जा रहा है। मुझे यहाँ पे एक और डॉक्टर तान्या कारण नज़र आ रहा है और वो है एनिमल सोर्स फूड। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन नॉन वेज आजकल प्रोटीन चाहिए, तो वो कुछ इस तरीके से प्रोटीन आपको मिल रहा है जो अगर आप किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे, अत्याचार करके उसको अगर आप खाने के लिए प्रयोग करेंगे, आप खुद स्ट्रेस में, थोड़े समय के लिए खुद स्ट्रेस में जाकर देखिए आपके शरीर में कितने बदलाव आते हैं, आपके हार्मोन्स कितना ऊपर नीचे उथल पुथल उनमें लगती है। सर आई एम अ लाइव एग्जांपल। बिल्कुल।
आई एम अ सिख बाय ओरिजिन, सो मैं तो नॉनवेज हाउस होल्ड में पली बड़ी हूँ। और एक टाइम आया वेयर आई जस्ट कुडंट टेक इट, और मेरे को बचपन से गुस्से की आदत थी, मेरा जेनेटिक भी था, मुझे गुस्सा भी था। आई स्विच टू वेजिटेरियनिज्म, मेरा गुस्सा काफ़ी कम हो गया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ज़्यादा नहीं है, आता है जब ज़रूरत पड़ती है, बट मेरा गुस्सा काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी कम। बिल्कुल। मैंने यहाँ तक देखा है, आप नॉनवेज कम कर दो, आपकी स्किन डिजीजेस कम हो जाती हैं। नॉनवेज के साथ साथ में डेयरी भी बहुत बड़ा, डेयरी में मैं खाली घी एक मानता हूँ, घी, और उसमें भी एक बटर मिल्क को आप इसमें एक्सेप्शन के तौर पे मान सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ना ये सबसे बड़े आज के समय में प्रमुख कारण है। और बाकी जो चीज़ों को ज़्यादा एडिक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा उनकी आदत लगे ऐसा बनाने के लिए, जो भी फास्ट फूड में जो भी चीज़ें डाली जाती हैं, कुछ वो डेफिनेटली सर। और सर आपको नहीं लगता कि ये जो अर्ली प्यूबर्टी है ये सिर्फ बच्चों से शुरू नहीं होती, ये माँ से भी शुरू होती है। हाँ जी, माँ प्रेगनेंसी में क्या खा रही है, क्या सोच रही है, क्या कर रही है, बच्चों को वो आदत पड़ रही है ना, और वही चीज उसकी बॉडी में भी जाएगा। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ बहुत नेगेटिव तरीके से, कुछ प्रेगनेंसी में वैसे ही हार्मोन्स ऊपर नीचे चलते रहते हैं, और ऊपर से सोशल मीडिया के चलते वो ये कर रहा है, मैं ये नहीं कर पा रही, और वो ये तो वो बहुत कंपैरिजन कितना गंदी चीज है। मैं आज सुबह उठी, मैंने कहा, मैं किससे बात करी थी, मैंने कहा लोग कैसे कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को एक दूसरे से। सर एक और चीज बोलूंगी, अर्ली प्यूबर्टी में ना एक और साइन है। आपको याद है जब हम बड़े हो रहे थे, हमने कोई भी कॉस्मेटिक यूज नहीं किए थे। मतलब मुझे याद है, मुझे शायद नारियल तेल और वटना जो घर में बनता था, बेसन और हल्दी और दूध और तेल मिला के, वो लगता था। बिल्कुल। मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने शायद 11 या 12 साल तक कोई कॉस्मेटिक यूज किया हो या कोई क्रीम यूज करी हो, मुझे याद नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने अगर एक दो बारी लगाई होगी वो अलग बात है, बट मुझे तो ऑयल ही लगाया जाता था। आजकल बच्चा हुआ नहीं हुआ बेबी क्रीम लगा दो। बेबी क्रीम क्या ग्लास बॉटल में आती है, वो भी तो प्लास्टिक बॉटल में आती है। और यहाँ तक कि बेबी क्रीम में जो इंग्रेडिएंट्स है, क्या पता वो आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो। अभी तो हमें सिर्फ टैल्क के बारे में पता लगा है ना, बिल्कुल। कि टैल्क हार्मफुल है, क्या पता ये भी चीजें हो। सर आजकल तो ये शुरू हो गए, मेरे को बच्चों के लिए शैम्पू अलग चाहिए, उनके लिए डिओड्रेंट अलग चाहिए, बच्चे के लिए डिओड्रेंट। आप सोचो। बिल्कुल। इसीलिए आप देखेंगी कि ना बहुत सारी फीमेल्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर के इशू होते हैं, वो आप ये नोट करना, डीओ बहुत ज़्यादा कंज्यूम, मतलब वो डीओ बहुत ज़्यादा यूज़ करती होंगी। ऐसी फीमेल्स में ही ब्रेस्ट कैंसर के इशू, पता नहीं इसका पूरे तरीके से कनेक्शन है या नहीं है, पर मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। जो भी कैंसर के पेशेंट, खासतौर पे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट मेरे पास आती है, तो मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि आप डीओ लगाते कि नहीं लगाती, तो परफ्यूम चलेगा? 90-95% मैं कुछ भी यूज़ नहीं करता, सही है। इसलिए मैं तो कुछ भी रेकमेंड। मैं क्या करती हूँ एज ए फीमेल, मैंने अभी नया शुरू किया है, इसेंशियल ऑयल होते हैं ना, तो प्योर होते हैं। अब उसको मैं लैवेंडर वगैरह को मिक्स करके पानी के साथ मैं उसको स्प्रे कर लेती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक इट जेन्युइनली हेल्प्स। आप सही कह रहे हो, ये ब्रेस्ट कैंसर के केसेस मैंने तो ये भी देखा था। आपको याद है पुराने जमाने में फोन छोटे आते थे, तो फीमेल्स क्या करती थी, फोन सेफली ब्रेस्ट में रख देती थी, ब्रेस्ट यहाँ पे पैसा भी यहीं रख देती थी। आपको ये बहुत चलता था पहले, याद है? फोन उठा के ऐसे देना, ऐसे करना। सर ये रेडिएशन ही तो थी। और आज बच्चे उठा के लैप में ये रख रहे हैं, कभी यहाँ लैपटॉप रख रहे हैं, कभी यहाँ आईपैड रख रहे हैं, यही तो था। एक और इशू डॉक्टर तानिया मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बालों के लिए हेयर फॉल का इशू, मेल हो फीमेल हो, सभी बहुत परेशान रहते हैं उससे, तो क्या कुछ होम्योपैथ में है, कुछ मतलब रेमेडी के तौर पे अगर लेना चाहे तो कोई? सर मैं हेयर फॉल के केस में सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराती हूँ। ओके, सबसे पहले क्या करो? ब्लड टेस्ट में मैं विटामिन डी करवाती हूँ, विटामिन B12 करवाती हूँ, थायराइड प्रोफाइल करवाती हूँ, लिवर फंक्शन टेस्ट कराती हूँ, CBC कराती हूँ जिसमें मुझे हीमोग्लोबिन पता लग जाता है, आयरन फेरेटिन कराती हूँ। ये मेरे मेन मार्कर्स हैं। अगर ये मेरे ठीक निकल गए तो फिर मुझे पता है कि डेफिशिएंसी रिलेटेड नहीं होता। बट सर 98% केसेस में हेयर फॉल डेफिशिएंसी के कारण होता है। हम तो अभी सिर्फ विटामिन D B12 करा रहे हैं ना, बाकी मिनरल्स कहाँ गए, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्या कहाँ गया है? आपको भी पता है 98% केसेस में आज B12 और D की जितनी कमी है ना हमारे देश में, कहीं नहीं होएगी। इतनी कमी है क्योंकि सबको गोरापन चाहिए, तो धूप में कौन जाए, सबको सनस्क्रीन लगाना है। नहीं, अगर आप धूप में भी जाओगे तो फिर स्किन टैन होके फिर भी आपको विटामिन डी तो पूरे तरीके से मिलेगा, फिर भी नहीं। और आपको याद है पहले जमाने में विटामिन डी फिर भी क्यों अच्छा था? हमारी सब्जियां सूखती थी छतों पर जी, धूप में, बिल्कुल।
याद है अचार भी कैसे बनते थे? अनाज भी सूखता था, उसको धो के और फिर सुखाया जाता। अब नहीं होता, अब कौन करता है? तो उसमें विटामिन डी अब्जॉर्प्शन ही तो हो रही थी खाने में। मशरूम में तभी तो बोला जाता है विटामिन डी है, क्योंकि जिस तरीके से कल्टीवेट होता है उसमें विटामिन डी होता है। तो ये 2 चीजें मैंने देखी हैं, ये यहाँ पे फर्क पड़ता है। अच्छा, अब ये चीज हो गई। फिर उसके बाद अगर टेस्ट ठीक नहीं आए तो मैं उनको सप्लीमेंट भी देती हूँ और हेयर रिवाइवर देती हूँ। अगर टेस्ट ठीक आ गए तो मैं उनको सिर्फ हेयर एंड नील टैप देती हूँ, जो एक प्रिवेंटेटिव डोज में जिंक और इन सब के मिनरल्स और विटामिन का मिक्सचर है। साथ ही में मैं देती हूँ हेयर रिवाइवर। मैंने कोई केस फेल होते हुए नहीं देखा यूजुअली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। टचवुड मेरा केस फेल नहीं होता। मेरे को तो रात को नींद नहीं आती अगर मेरा केस फेल हो जाएगा। नहीं, हेयर इश्यूज में मैं भी मेरा खुद का भी एक हेयर ऑयल है, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ना, आप चाहे ऊपर से कितना ही अच्छा तेल लगा लीजिए, जब तक अंदर से ताकत नहीं आएगी, जड़ों को पकड़ने की ताकत नहीं आएगी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी दूर नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सर एक और बात बताओ, आपका तेल, जैसे मैं भी जबरंडी तेल लेती हूँ, आप भी अपना तेल लेते हो। अब सर मैं तेल इसलिए देती हूँ क्योंकि जब हम शैम्पू करते हैं सल्फेट या विदाउट सल्फेट, बाल ड्राई हो जाते हैं। और सर बालों को सॉफ्ट रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव ग्रोन अप विद ऑयल्स, राइट? और आयुर्वेदा में तो बताया गया है सर में तेल लगाने के लिए ना, कितनी सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं। सर मेरे को बताइए, आजकल के लोग कहते हैं कि तेल नहीं लगाएं क्योंकि आपके बाल स्कैल्प और गंदा हो जाएगा, या मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं कैसे ना धो रोज रोज बाल। मैं तो बोलती हूँ हफ्ते में 1 या 2 बार ही धोना बाल, ज्यादा मत धो। पर लोग तो रोज रोज शैम्पू लगाते हैं। आप ऑयल की आप बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सच में तेल लगाना बुरा होता है या तेल लगाने से बाल उड़ते, तो इंडिया है ना, मेरे हिसाब से गंजा ही पैदा होना चाहिए था और गंजा ही मरना चाहिए था। अग्रीड। अगर समय द्वारा परीक्षित कोई चीज है, हजारों सालों से कोई चीज लगातार यूज होती आ रही है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट सामने आ जाते हैं। अब कितना छुपा लेंगे? एलोपैथिक दवाइयाँ की तरह नहीं होता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ, जैसे आज तो एक लियोसिट्राजिन करके एलोपैथिक दवा आती है, ये साल्ट है, तो पहले उसको बहुत अच्छा बताया जाता था। अब एफडीए ने वार्निंग इशू कर दी। अच्छा, इसके खिलाफ भी वार्निंग आ गई कि इसका यूज करने से आपको डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट आ सकते हैं। वही मार्केटिंग वाला है कि ना, जब तक वो पैसा दे रहा है, जब तक वो पेटेंट है उसके नाम पे, तब तक उससे खूब पैसे कमाओ, कल उसको बुरा बता के और दूसरी नई चीज लेकर आओ। पर ये 2 साल, 4 साल, 10 साल तक चीजें रुक सकती है, उसके बाद फिर दोबारा से। अब 2020 में जो कुछ महामारी आई थी, उसके नेगेटिव इफेक्ट या उसके लिए जो कुछ भी सरकार ने हालांकि कोशिश अच्छे सकारात्मक तरीके से की थी, पर जो कुछ भी किया गया उसके नेगेटिव इफेक्ट आज दिखाई दे रहे हैं। उनको आप चाहे कितना ही झुठला लो, वो सच्चाई छुप नहीं सकती है। तो अगर सच में अगर तेल से बाल उड़ते या बालों की उसकी जरूरत नहीं होती, तो है ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे पूर्वज इतने बेवकूफ़ थे कि ना कोई चीज़ फालतू में उनको खाने को ना मिल रहा और वो ज़बरदस्ती वो लगा रहे हो, तो वो तो बात मुझे ठीक लगती नहीं। खैर छोड़िए, आप मुझे ये और बताइए, स्किन के लिए आप क्या करते हैं? स्किन में अगर कोई, मैं एक फ्रूट का नाम लूँ कि क्या फ्रूट यूज़ करना चाहिए अच्छी स्किन हेल्थ के लिए? एक ही फल? एक तो बताइए, बाकी और आप ऐड करना चाहें तो अच्छा। मैं तो बोलूंगी पपाया। ओके। एक रीजन की वजह से। क्यों? आपकी स्किन हेल्थ आपकी गट हेल्थ पर निर्भर है। बिल्कुल। अगर आप पपाया खाते हैं, पपाया आपके मोशन को क्लियर करता है, ये बाय लॉ भी फैक्ट है, वैसे भी है, पपाया रोज खाना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, पपाया में विटामिन ए और ई की मात्रा अच्छी होती है। आपका गट क्लियर होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आपका गट ठीक से फंक्शन करेगा, गुड माइक्रोबायोम आएगा, राइट? अगर एक ही फल होएगा जो मैं सबको बोलूंगी पपाया, बट ये उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिन लोगों को हेमरेज की दिक्कत है, जिन फीमेल्स को ओवर ब्लीडिंग की दिक्कत है। पपाया इज नॉट फॉर देम। अगर आपको खाना है, आप कोई और सीजनल फल खा सकते हैं, मैंगो, लीची समर्स में आता है, सीजनल फल 2 बार ही तो खाएं। बट डेफिनेटली जब बात आती है पपाया की, मैंने जो रिजल्ट्स पपाया के, आपको याद है बचपन में पपाया लगाने के लिए दिया जाता था, याद है कि स्किन ठीक हो जाएगी, पपाया लगाएं, आलू लगाएं, पपाया लगाएं, आलू बस के। तो अपने बहुत सारे मैं बताई है ना सर, ये वही तो है। अब मैं तो पपाया ही बोलूंगी खाने के लिए। अगर अच्छी स्किन चाहिए 2 बार ही फल खाओ। और
और फ्रूट्स का बिना आपने सर कह रही थी। एक ये दूसरा, लोग आजकल विटामिन सी के बारे में बहुत बोलते हैं, विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी, बट सर हमारे जो फल है ना वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है। आज जो हमारे फल आ रहे हैं ना, जो मार्केट में आ रहे हैं, जो मैं और आप ले रहे हैं, वो सही नहीं है। मुझे कैसे पता लगा? हमारी फैक्ट्री है सोलन में, मैं वहां गई, वहां हमारी खुद के फार्म है, तो पता लग जाता है कि कौन सी सब्जी क्या है। हाँ, मैंने हिमाचल के सेब खाए। मैंने कहा लाइफ लॉन्ग में कौन से सेब खा रही थी सर? उन सेब में जो रस है, उन सेब में जो क्वालिटी है, हमारे नॉर्मल सेब में नहीं है। हमें चाहिए, हम खा रहे हैं अलग अलग प्रकार के फल, बट हमें जो इंडिजिनस फल होता है, जो हमारा फल होता है लोकल एरिया का, हम वो क्यों नहीं खा रहे सर? बट एक और फल बोलूंगी, थोड़ा महंगा है बट अच्छा है। अगर इंडियन आवाकाडो ले सकते हो ना, जो इंडिया में उगता है और सस्ता भी मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। आवाकाडो के मैंने सर, उसमें कुछ नहीं है, उसमें हाई क्वांटिटीज ऑफ विटामिन ई है, और वो आपके गुड फैट्स के लिए भी बहुत अच्छा है बॉडी में। बाहर घी थोड़ी होता था, बाहर ये तो होता था। और सर आवाकाडो अमेरिकन तो है ही नहीं, वो तो मैक्सिकन है, वो तो वहां से आया है, वो तो मैक्सिकन फूड में डलता है, और वो तो फल है। और सर ये मैं बोलूंगी, मेरे हिसाब से ये बड़े अच्छे फल है। जो मैं इस खट्टा क्यों नहीं बोलती, मतलब ऑरेंज में बोल सकती हूँ विटामिन सी ले लो, ऑरेंजेस खा लो, मैंने खट्टे से स्किन डिजीजेस बढ़ती देखी है। मैंने हर बार, अगर कोई खट्टा खाता है जिसको स्किन डिजीज हो, आप वॉच करना सर, आप अपने स्किन डिजीज वाले पेशेंट को ना खट्टा रुकवा दो, लेमन रुकवा दो, ऑरेंज रुकवा दो और दही रुकवा दो, फर्क दिख जाएगा। बिल्कुल। अचार तक रुकवाया मैंने। हाँ जी, इसके पीछे दरअसल कारण ये होता है कि ना उससे खट्टा जो भी आप खाएंगे उससे इचिंग ज़्यादा होती है, और जब इचिंग ज़्यादा होगी तो स्किन प्रॉब्लम एग्रीवेट होने के चांसेस ज़्यादा। यस। और एक नोट किया आपने, आलू खाने से दर्दें बढ़ जाती है। ये आयुर्वेद में इसको कहा जाता है वात कारक। तो इस वजह से आप कोई भी ऐसी चीज़ जो वात दोष को बढ़ाती हो, और आप ऑलरेडी ऐसे रोग का शिकार हो जो वात रोग के चलते या वात रोग के प्रकोपित होने के चलते हो रहा है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें आलू, बैंगन, अरबी, ये चीज़ें अगर आप खाएंगे तो जोड़ों के दर्द में आपको दिक्कत होगी। मैं तो कड़ी भी सही नहीं मानती, आप कड़ी को कहाँ तक सही मानते हो? कढ़ी अगर बटर मिल्क से बनी हो तो सही है, अगर कढ़ी दही से बनी है तो वो बिल्कुल सही नहीं सर। और एक और दही का आपने नाम लिया था, दही के बारे में एक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, दही दरअसल गर्म नेचर का होता है, ये और दही का यूज़ अभी जो भाद्रपद महीना चल रहा है इसमें और गर्मियों में नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना है दही का यूज़ तो उसको डाइल्यूट करके उसमें पानी मिला के तभी करें, और वहाँ भी एक चीज़ ये इंश्योर कर लें कि आप दही रेगुलर कंज्यूम ना करें। बिल्कुल सही, मैं भी यही करती हूँ। सारे पेशेंट्स को दही मिनिमल, डेयरी मिनिमल कर देती हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इस सीजन में खाना क्या चाहिए फिर आपके हिसाब से? इस सीजन में दरअसल वर्षा ऋतु के पश्चात जो ऋतु आती है, आयुर्वेद उसको शरद ऋतु कहता है। शरद ऋतु ये भाद्रपद महीने से प्रारंभ होती है और लगभग आप ये लगा के चलिए नवंबर लास्ट तक या नवंबर मिड तक रहेगी। तो ऐसे मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में दरअसल पित्त दोष का संचय हो रहा होता है और वो यहाँ पर आकर प्रकोपित होता है। यस, मैंने अपने केसेस देखे हैं, लाइफ लॉन्ग जो लोग आलमंड मिल्क पी रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इस दशा में आलमंड से प्रॉब्लम हो गई, काजू से प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हर बंदे में पित्त क्यों बढ़ रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सीजन ड्राई फ्रूट्स का नहीं है। ड्राई फ्रूट्स हमें मिलते ही दिवाली के टाइम थे, याद है? बिल्कुल। अब आजकल लोग क्या करते हैं, चलो थोड़े से सोख करके रोज सुबह खा लेते हैं। हमें दिवाली के टाइम मिलते थे ना, हम उस टाइम खाते थे गर्मी के लिए बॉडी में। अब नहीं है, अब तो पूरा मास मिलता है। तो अगर आपको कंज्यूम करने हैं ड्राई फ्रूट्स, तो अगर करने ही करने हैं, एक ऑप्शन है कि करने ही करने हैं, या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो करने हैं उसको पूरा करने के लिए, तो फिर उसको भिगोकर खाना ही एक ऑप्शन है। सूखे तो बिल्कुल भी नहीं, खास तौर पे अंजीर, काजू, इस तरह की चीज़ें। इवन सर्दियों में भी काजू अगर आप सूखे खा रहे हैं ना तो बड़ा प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है। ओके डॉक्टर साहब, मैं एक अभी फीमेल फर्टिलिटी की हमने बात की, मेल फर्टिलिटी के बारे में और थोड़ा बताइए कि ये 5 फ्लोरा रेमेडी या फिर वहाँ भी काम करती है, या फिर ये 38 आपने जो फ्लोरा रेमेडीज बताई वो उनमें से कुछ? मेल फर्टिलिटी के लिए जी,
सर पहली बात तो मैं मेल फर्टिलिटी के लिए किसी को अगर ईडी की प्रॉब्लम है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो अगर एंजाइटी है किसी भी पेशेंट में, मैं सबसे पहले देती हूँ 5 फ्लावर रेमेडी और एस्पिन का कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स में। पर मुझे भी पता है 5 फ्लावर रेमेडी स्ट्रॉन्ग है, राइट? एंजाइटी किस प्रकार की है ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको एंजाइटी है, कांस्टेंट वरी और आप चिंतित रहते हो, तो वाइट चेस्टनट, एस्पिन का कॉम्बिनेशन और रॉक रोज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप तीनों रेमेडीज ले लो, आप 3-3 बारी दिन में 10-10 बूंदे लेना शुरू कर दो, ठीक है? कंबाइन कर दो तीनों को। और एक काम करो, आप 10-10 बूंदे पानी की बोतल में डालो, ठीक है? और पूरे दिन वो पानी आप पीते जाओ। आपको भी पता है शाम से पहले वो पानी खत्म हो जाएगा। यू विल फील आपकी एंजाइटी में बेटरमेंट आएगी। जैसी एंजाइटी बेटर होगी वैसे ही मेल फर्टिलिटी बेटर हो जाएगी। ओके, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बात की, सेम वहीं पे वही? सर वो अगर सिम्टम्स क्या है, जैसे एक मेरा पेशेंट था, उसके सिम्टम्स थे कि उसको ना डर बहुत लगता था, उसकी पैल्पिटेशन शुरू हो जाती थी अगर कोई चीखता था। उसके लिए फियर मार्क था, मैंने मिम्यूलस दी। मिम्यूलस इज मार्क्ड फॉर फियर। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है मेल इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम, उसके लिए मैं देती हूँ लार्ज। सर ये अलग अलग रेमेडीज हैं, अगर किसी को लेनी है तो वो हमें डीएम कर दे कि भैया मुझे ये सिम्टम है, मुझे बता दो कौन सी मैं लूँ, हम वो रेफर कर देंगे। बट अगर आपको खुद लेनी है तो आप ये 2-4 पॉइंट सुन लीजिए। सबसे पहले लार्ज, अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर आपको कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है तो क्लेमैटिस। अगर आपको बहुत थॉट्स दिमाग में घूमते रहते हैं तो वाइट चेस्टनट। अगर आपको कांस्टेंट वरी और एंजाइटी रहती है और फियर रहता है तो एस्पिन। अगर कहीं ना कहीं एक फियर है और पर्टिकुलर रीजन कि मुझे इस चीज से डर लगता है तो मिमिलिस, ये आपको हेल्प करेंगे। और ऑफ कोर्स छठी 5 फ्लावर रेमेडी, ये हमेशा ही काम आती है एंजाइटी में। मैंने तो एक ऐसी रेमेडी भी दी थी कॉन्फिडेंस, क्योंकि सर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है ना जब ऐसी कोई चीज हो मेल इनफर्टिलिटी में। तो टू स्टार्ट कंसेप्शन एंड टू स्टार्ट इंटरकोर्स, मैंने उसको बोला था कि आप लार्ज लो, आपको कॉन्फिडेंस बेटर फील होएगा, यू विल फील बेटर। ली उसने, उसको फर्क पड़ा। ओके, सिम्टम्स की आप बात कर रही हैं तो बार बार ये माइंड के सिम्टम्स की आप ज़्यादा बात कर रही हैं, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ या होम्योपैथ की अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो माइंड के सिम्टम ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर शारीरिक सिम्टम, फिजिकल सिम्टम? सर हम दोनों लेते हैं, बट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किसका रहता है? होम्योपैथी साइंस में लिखा गया है कि आप दोनों ही मेंटल और फिजिकल ले, हिस्ट्री ले। मैं दोनों की हिस्ट्री लेती हूँ, बट मैं कंबाइन करके देती हूँ रेमेडी। तो मेरे को पता है कि मैं फिजिकल की भी डालूंगी, मैं मेंटल की भी डालूंगी। बट कई बार सिर्फ मेंटल की डालने पे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। आईबीएस का पेशेंट है, उसको शायद कभी फिजिकल की प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। आप गैस्ट्रिक डाल दोगे, ब्लोटिंग की डाल दोगे फिजिकल फॉर्म में, पर वहाँ मैं ओवर थिंकिंग के लिए, एंजाइटी के लिए डालती हूँ ना एस्पिन और वाइट चेस्टनट, काम करती है, देती हूँ। ओवर थिंकिंग के लिए टू मेनी थॉट्स, टू मेनी फियर्स, देती हूँ एस्पिन भी वहाँ देती हूँ। तो बस मैंने मेंटल्स के ऊपर ज़्यादा आई फील बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। अब देखो ना, पीसीओडी में भी मैंने माइंड पकड़ा, उसमें भी दिक्कत वहाँ आई। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मेल फर्टिलिटी में भी यही था। चलो ये तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं जो हमें पता है हाइपोपिट्यूटरी एक्सिस से प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रूमेटॉइड की। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अभी मेन फिजिकल इशू है, ये मेंटल इशू नहीं है, तो मैं उसमें ज़्यादा फिजिकल की दवाई देती हूँ। उसमें मैं बैक्सिन की पेंटाफॉस 6x देती हूँ। सर ये आप देखना ज़रूर, मिनरल्स हैं, 5 फॉसेस का मिश्रण है, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं दर्द में, बहुत अच्छा। मैं तो पोस्टमार्टम भी देती हूँ कि पोस्टमार्टम के टाइम पे बॉडी ढीली हो जाती है ना, एनर्जी लाने के लिए, तो ये देती हूँ। और फिजिकल्स के उसमें उन केसेस में फिजिकल ज़्यादा हो जाते हैं। अब गैस में मेरे को पता है वो वरी कर रहा है बच्चा, ये कर रहा है, बट यूजली मैं गैस्ट्रोइड डाल देती हूँ, उसमें मैं ज़्यादा मेंटल्स नहीं देखती। जो ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स है ना, उसमें मैं मेंटल्स देखती हूँ। ओके, हेयर फॉल, कहीं ना कहीं हार्मोन फ्लक्चुएशन, उसमें मेंटल्स देखती हूँ ज़्यादा, वरना इसमें भी चल जाता है। बट ऐसा नहीं है कि मैं मेंटल फिजिकल की दवाई नहीं डालूंगी, मैं दोनों की डालती हूँ। और होम्योपैथिक दवाइयाँ अगर मान लीजिए कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई ले रहा है, तो क्या कुछ सावधानियाँ उसको बरतनी चाहिए दवा लेते समय, दवा स्टोर करते समय? इन सब के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सारे लोग ये वाली जानकारी शायद लोगों को नहीं है। सर पहली बात तो अगर आप ग्लोब्यूल्स लेते हो तो अपने हाथ में ग्लोब्यूल्स मत डालना, आपके हाथ में जर्म्स या इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, तो अवॉइड डूइंग दैट। सीधा आप ग्लोब्यूल से अगर ढक्कन में डाल लो वो बेहतर है।
या ग्लोब्यूल्स में अपने आप ले लो, बेहतर है शीशी से। दूसरी चीज़, धूप में तो वैसे ही अगर आप रखोगे किसी भी चीज़ को, आज कॉस्मेटिक हो या मेडिसिन, इफेक्ट आता है, बट हमारी मेडिसिन में ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि एम्बर कलर्ड होती हैं। तो एम्बर कलर्ड में ना सन का इतना इफेक्ट नहीं आता, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक चीज़ बोलूँगी, आप जितने जो पेशेंट हैं जो ये सुन रहे हैं, अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ना प्रिस्क्रिप्शन लेकर आया करें। आपके डॉक्टर कभी प्रिस्क्रिप्शन के लिए मना नहीं करेंगे, बट आप लेकर आया करें। आपके डॉक्टर हमेशा आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, कोशिश करिए उनसे लेने की। क्यों? आज मेरा पेशेंट, मैं उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दूँ, किसी और के पास जाएगा, किसी और होम्योपैथ के पास जाए, आयुर्वेद के पास जाए, आपको क्या पता मैंने क्या दिया? क्या पता उसकी बॉडी में क्या लिंगर कर रहा है, क्या चीज़ का इफेक्ट है। तो प्लीज़ प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। पर यहाँ पे मैं ना एक बात ऐड करना चाहूँगा। बड़े शहरों में तो चलिए, दिल्ली, गुड़गांव वगैरह, ये इस तरह के शहरों में फिर भी चल जाएगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर को पेशेंट है ना पे कर देगा कंसल्टेशन। हाँ, छोटे शहरों में कंसल्टेशन, अरे वो कौन लेता है? नहीं और सबसे ज़्यादा मेहनत आप उस चीज़ के लिए करें और फिर वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन लेकर और ना फिर भाग जाए। छोटे शहरों में भरोसा चलता है, बड़े शहरों में नॉलेज। ये है, अगर आप बड़े शहर में आए हो तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ बट एंड बी प्रोफेशनल। बट अगर आप छोटे शहरों में हो, वहाँ डॉक्टर को तो भगवान की नज़रों से भी देखते हैं। पर फिर भी बहुत सारे जहाँ भी डॉक्टर कंसल्टेशन ना ले रहा हो, वो प्रिस्क्रिप्शन देने से थोड़ा बचता ही है। उसकी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट मेरे पास से कहीं भाग ना जाए। सर यही हम ये हाँ, मुझे पता है गलत है, पर वो जहाँ पर है, जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ के हिसाब से वो भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। गलत नहीं है, डेफिनेटली। इट्स जस्ट दैट अगर प्रिस्क्रिप्शन, सब मेरे पास ऐसे केसेस आए हुए जब मुझे प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं पता, डॉक्टर ने बताया ही नहीं है प्रिस्क्रिप्शन क्या दिए। अब इन केसेस में मुझे नहीं पता लगेगा कि वो क्या थी रेमेडी जो काम करी ही नहीं करी। आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। अब मैं डॉक्टर को कांटेक्ट करूं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सर ये हमारे एथिक्स में लिखा हुआ है, बाय द वे हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर आप, ये प्रैक्टिस लॉज में लिखा है एज अ होम्योपैथ, हमारी बुक्स में, हमने फार्मेसी में पढ़ा था ये, कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपको हमेशा प्रिस्क्रिप्शन देनी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका पेशेंट तो आपके पास आएगा ही आएगा अगर उससे को ठीक होएगा, ये बात सही है, वो आएगा ही आएगा। बट इट इज जस्ट दैट एथिक्स के फॉर्म में मेरा छोटा सा मानना है, अगर हो पाए, नहीं हो पाता तो डॉक्टर पे भरोसा। ओके, आपने बहुत सारे रेमेडीज की बात की, फ्लोरा रेमेडीज की भी बात की। आपकी कोई सबसे पॉपुलर दवा जो आप कहेगी कि किस प्रॉब्लम के लिए है? सबसे पॉपुलर होम्योपैथी दवा जो मैंने शायद देखी है वो है थ्रोटेड। थ्रोटेड एक कॉम्बिनेशन है, मतलब मैं एक सच्ची बता रही हूँ, मैंने इतने अच्छे रिजल्ट कहीं नहीं देखे थे। ये क्या करती है कि अगर किसी को थ्रोट की प्रॉब्लम है ना, गला खराब, जल्दी गला खराब हो गया, सोर थ्रोट हो गया, कोल्ड हो गया, या कुछ ऐसा, खट्टा खा लिया, ठंडा खा लिया, ये ऐसे काम करते हैं। और हमें भी पता है कि ये थ्रोट से इन्फेक्शन को बचाती है। तो थ्रोटेड हमारी नंबर 1। नंबर 2 टॉन्सिलेट। टॉन्सिल्स में कौन जाएगा, कौन आपका ऑपरेशन कराता है? एंटीबायोटिक्स इज लास्ट ऑप्शन। टॉन्सिल बहुत कम आई है बच्चों में, मदर्स ने बहुत दी है। और आजकल की जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो है B22 और B33। B22 है कोल्ड के लिए, B33 है कॉफ के लिए। क्योंकि अभी तो चलन है ना, जैसे आपने बताया कि अभी तो चलन है, और ये तो हवा भी अभी चल रही है, वेदर भी चेंज हो रहा है, तो अभी तो कोल्ड कफ के केसेस बहुत आएंगे। तो ये अभी 3-4 टॉप चल रही हैं, टॉप। ओके, ये मैं एक क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछना चाह रहा था। पोटेंसी की आप जो बात कर रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, लोगों को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होती है पोटेंसी, क्यों उनका यूज़ किया जाता है। आपने बहुत बार ये कहा कि मदर टिंचर नहीं लेना चाहिए, मदर टिंचर की मतलब खुद से मदर टिंचर नहीं लेना चाहिए अगर आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। मदर टिंचर स्ट्रॉन्ग होती है ना जी, तो प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिए कि पोटेंसी का क्या सीन होता है, क्यों, कैसे क्रिएट होती है वो। पहले मैं मदर टिंचर का बता देती हूँ। मदर टिंचर ऐसा नहीं आप अपने आप मत लो, कई मदर टिंचर्स का साइजियम जर्मलाइन मदर टिंचर का बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम खुद देते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कैलेंडुला मदर टिंचर हीलिंग में उससे बड़ा कुछ है नहीं, एंड मदर टिंचर काम आती है, आपको लेना है आप लीजिए। बट मैंने हेयर रिवाइवर 5 मदर टिंचर से तो बनाया है, ओके, तो सिर्फ मदर टिंचर्स हैं और उसमें वही से तो बनता है। वो कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं मदर टिंचर। मदर टिंचर्स आए और मदर वो
बुरा कभी नहीं हो सकता. इट इज जस्ट दैट यू हैव टू बी माइंडफुल. तो हमने क्या किया, आप अगर हेयर रिवाइवल की फॉर्मुलेशन स्टडी करोगे, उसमें हमने एटलीस्ट साल भर स्टडी किया था कि माइन्यूट डोजेस कैसे डालें कि इजीली अब्जॉर्ब भी हो जाए स्कैल्प में, रोज मैरिनस, जबरंडी और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दे, क्योंकि सारे हर्ब्स हैं और कुछ है ही नहीं. तो वो हर्ब्स सही इफेक्ट कैसे देंगे, सही मात्रा में. हमने उसमें इतने इतने परसेंटेजेस कम कर रखे हैं क्योंकि हमें पता है वो कितनी स्ट्रांग होती है. तो इट इज मेड वेरी माइन्यूटली एंड एमिकेबली. बट जहाँ बात आ जाती है आपकी स्किल्स की, मदर टिंचर इज द फर्स्ट बेस. मदर टिंचर कैसे बनता है, आप हर्ब लेते हो, आप जैसे मैंने हर्ब ली तुलसी, ओसीमम सैंक्टम, राइट, मैंने उसका टिंचर बनाया, या पर्कोलेशन से एक मेथड होता है, या मैसरेशन से, उससे मदर टिंचर बन जाती है. मदर टिंचर एक घोल हो गया जो आयुर्वेदा में बोलते हैं. हमारे यहाँ पे इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, होम्योपैथी फार्माकोपिया द्वारा पब्लिश्ड एक प्रोसीजर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है मदर टिंचर बनाने के लिए. फिर हम वो मदर टिंचर बनाते हैं, मदर टिंचर से हम डाइल्यूशन बनाते हैं. अब 1x देखोगे, 3x देखोगे, आपको 3x बहुत मिलेगा, राइट. 1x के जैसे ही हम मदर टिंचर बनाते हैं, हम एक पार्ट ऑफ मदर टिंचर लेते हैं, 9 पार्ट ऑफ व्हीकल लेते हैं. व्हीकल मतलब ENA जो हम होम्योपैथी में यूज करते हैं, जो उसको डाइल्यूट कर देता है. तो मैंने एक पार्ट मदर टिंचर लिया, 9 पार्ट मैंने यहाँ पे व्हीकल या डाइल्यूट करने के लिए सब्सटेंस लिया, फिर वो बन गया मेरा एक पोटेंसी. ये 9 पार्ट 9:1 10 वाटर होगा या फिर ENA होता है, EMA. सो इट्स मेडिसिनल ग्रेडेड होम्योपैथी के लिए मेडिसिनल अल्कोहल. It's not the regular alcohol. It is completely safe in terms of your quantity, quality, everything. It is graded by the HPI. It is graded by आपको एक फार्मास्यूटिकल ग्रेड का ही वो ENA लेना होता है, वरना आप नहीं कर सकते प्रोसीजर या मैन्युफैक्चर. तो ये फैक्ट है. तो ये था. उसके बाद डेसिमल स्केल आता है, फिर सेंटीसिमल स्केल आता है, फिर 50 मिलीसिमल स्केल आता है. मतलब आप सोचो वो आगे डाइल्यूट करते जाते और पोटेंटाइज करते जाते हैं. सिर्फ डाइल्यूट नहीं, पोटेंटाइज ऑल्सो. उसको कितनी बार स्ट्रोक करना है, पूरी एक साइंस है इसके द्वारा. बट लॉजिक ये है, आप जितनी ज्यादा बार पोटेंटाइज करते हो उतनी मेडिसिन स्ट्रोंगर होती जाती है, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेन पे एक्ट करती है जो कंप्लीटली मैचेस योर वाइटल फोर्स का प्लेन. तो वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो. तो 200 स्ट्रॉन्गर होती है 30 से. 50 मिलीसिमल जिसको हम LM भी बोलते हैं, 0/1 0/1 भी बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. सबसे स्ट्रॉन्ग अभी वो होती है, राइट. तो अब शुरू करो 30 से, उससे बहुत, मैं तो 30 to 100 में रिजल्ट देख लेती हूँ. 1M भी आती है, बट आई यूजुअली जस्ट गिव दिस. तो खुद से सेल्फ मेडिकेशन अगर कोई कर रहा है तो उसको 30 के ऊपर मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए. 30 to 100 के ऊपर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ठीक हो जाओगे. 30 to 100 काम करती है. यू डोंट नीड हाइपोटेंसीज, काम करती है. हाइपोटेंसीज कई ऐसे केसेस में यूज हो सकती है या हो जाती है जहाँ डॉक्टर्स को छोटी पोटेंसी में रिजल्ट नहीं दिख रहे, उनको बड़ी करनी है. तो कई उस बार उस पर भी यूज होती है, कई बार कई मेंटल केसेस होते हैं उस पर भी यूज होती है, डिपेंड करता है. डॉक्टर तानिया, ये मेरा आखिरी सवाल है. बस मैं ये पूछूंगा कि डॉक्टर बैक्सन होम्योपैथी है जो, वो किस तरीके से अन्य होम्योपैथिक जो मैन्युफैक्चरर हैं उससे अलग है? सर, डॉक्टर बख्शीज बैक्सन्स होम्योपैथी इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कंपनीज है जो इंडिया में बनी दवाइयाँ गुड हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन प्रैक्टिस द्वारा एक अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ लेकर आती है. दैट्स अ वेरी गुड फैक्ट. मतलब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. हमारे ऑफिस में रोज की चर्चा क्या होती है, ये हर्ब पास नहीं हो रही, ये हर्ब हम आगे नहीं लॉन्च करेंगे क्योंकि उसमें वो ग्लाइकोलिपिड्स नहीं है या वो मात्रा नहीं है, मेडिसिनल क्वालिटी नहीं है, मैं क्यों लॉन्च करूँगी. हम लोग इतने स्ट्रिंजेंट है क्वालिटी के ऊपर कि हमारी भले ही मेडिसिन आगे ना मिले पर हम गलत क्वालिटी की दवाइयाँ नहीं देंगे. ओके. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हाई क्वालिटी मेडिसिन इक्वल्स हाई क्वालिटी रिजल्ट्स. तभी थ्रोटेट काम करती है, तभी आपकी टॉन्सिलेट काम करती है. प्लस हमारा आई थिंक सेकंड बहुत बड़ा एडवांटेज है, हम एक फैमिली है जो कभी इन्वेंट करना बंद करते ही नहीं है. हम कभी इन्वेंशन बंद करते ही नहीं है. 2 साल पहले मैंने हेयर मिस्ट लॉन्च किया. नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ अ completely new product that we want to get out in the market in the next coming few months. आपको पता है 1 महीने में हमारे कितने प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, कितने फाइनलाइज होते हैं? एटलीस्ट 10. ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है. हम इनोवेशन में कहीं पीछे नहीं है. R&D सेंटर है? यस, R&D सेंटर के बगैर आप काम ही नहीं कर सकते होम्योपैथी में. हमारे 1 नहीं 3 सेंटर्स हैं. हमारी परवाणु में भी है, शीलो में भी है, एंड हमारी वहाँ पे यहाँ रुड़की में भी है. ओके.
प्लस हेड ऑफिस में भी हमारा R&D है। R&D के बगैर तो कुछ नहीं। और हम रोज HPI होम्योपैथी फार्माकोपिया फॉलो भी करते हैं, साथ ही में लैब भी है, उनसे भी बात करते हैं। ये हब आपने पास कैसे कर दी, ये हब पास नहीं हो रही, आप हमें गाइड करें कि हम क्या करें। यू हैव टू गो बाय द लीगल प्रोसीजर, यू हैव टू वेरीफाई। एक एक होम्योपैथी की मेडिसिन यहाँ पे रजिस्ट्रार से साइन होती है, रजिस्ट्रार से साइन होने के बाद वो फॉर्मुलेशन चेक करता है कि सही भी है नहीं भी है। ऐसा नहीं होता कि वो भी दवाइयाँ कहीं पे भी बन जाती हैं, आपको कहीं पे भी मिल जाती हैं। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल फॉर इट। आप होम्योपैथी दवाइयाँ कोई भी आज उठ के नहीं बना सकता। टेक्स टाइम, टेक्स एफर्ट, टेक्स द राइट क्वालिटी। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। डॉक्टर तान्या, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं खुद होम्योपैथ में बहुत विश्वास करता हूँ और मैं चाहता था कि लोगों के सामने रखी जाएं, और उससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपने उन सब के बारे में बहुत विस्तार में बहुत अच्छे से बताया। पर मैं एक सच्ची बात बताऊं, मैं तो बोलती हर जगह हूँ, बट सुनने वाले बहुत कम है, और वो भी डॉक्टर्स जो दूसरी साइंस को इतनी एक्नॉलेजमेंट दें, बहुत अलग है। तो धन्यवाद आपका कि आपने हमें बुलाया और हमें आपने प्लेटफॉर्म दिया अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ नया बात करने के लिए। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू। धन्यवाद।